नमस्कार। हो मिलती भी भारत में स्वागत। दिल्ली में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल आज 26वें दिन पहुंच गई है। उनकी सेहत को लेकर मेडिकल टीम लगातार निगरानी कर रही है। डॉक्टर सतीश लंबा ने बताया कि पिछले 24 घंटों में उनका वजन 350 ग्राम घटकर 56.55 किलोग्राम हो गया है और फिलहाल ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और पल्स सामान्य सीमा में है और लेकिन हल्के हाइड्रोडेशन और संकेत मिले हैं और डॉक्टरों के मुताबिक लंबे समय तक भोजन ना मिलने के कारण शरीर तीसरे चरण में पहुंच चुका है, जहां आंतरिक अंग प्रभावित होने का खतरा बढ़ जाता है और मेडिकल टीम 24 घंटे उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। 350 ग्राम उन्होंने लूज किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश लांबा, पास्ट सेक्रेटरी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। मेरे साथ डॉक्टर डीके और आज 20वां दिन है अनशन का। 17 जुलाई 2026 सुबह 9:30 बजे का हेल्थ बुलेटिन प्रस्तुत कर रहा हूं। जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स जो रहे हैं हमेशा की तरह, जो इनका जो वेट है आज का, उनका जो वेट है 56.55, यानी कल 24 आवर्स में उनका 350 ग्राम उन्होंने लूज किया है। उनका जो ब्लड प्रेशर है आज का जो 108/68 है, ब्लड शुगर 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, पल्स रेट 72 पर मिनट है, हाइड्रेशन उनका फेयर है, मतलब माइल्ड डिहाइड्रेशन है थोड़ा सा उनको आज, और मेंटली ही इज अलर्ट है। SpO2 इज 96% और पल्स 72 पर मिनट। थैंक यू वेरी मच। देखो, अभी मैंने पहले भी 2 दिन पहले बताया था कि कुछ बॉडीज में जब ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट नहीं जा रहे हैं तो बॉडीज में चेंजेस तो होंगी। उसकी हमने स्टेज 1 जो मैंने पहले बताया था कि फैट निकल गया है, फिर नंबर मसल लॉस में कीटोन, उसमें फैट जो आया था कीटोन बॉडीज आई थी यूरिन में, फिर यूरिक एसिड हाई हो गया था क्योंकि मसल लॉस भी हो रहा है। तो स्टेज 1 स्टेज 2 तो पार कर चुके हैं। स्टेज 3 है जिसमें ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उसके लिए हम 24 आवर एक्स्ट्रा विजिलेंट है और जो डॉक्टर्स की टीम है 24 आवर्स उनको मॉनिटर कर। देश ने रेल तकनीक क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन राष्ट्र को समर्पित की। इस मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा है कि देश में हाइड्रोजन तकनीक के विकास का जो संकल्प लिया था वह आज पूरा हो गया है और रेल मंत्री के मुताबिक इस उपलब्धि के साथ भारत का उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन की संपूर्ण स्वदेशी तकनीक उपलब्ध है और उन्होंने कहा है कि यहां उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत और आधुनिक रेलवे की दिशा में एक बड़ा कदम है। जींद की इस पवित्र धरती को मैं नमन करता हूं और आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जहां भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया, इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय, लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और यहां हजारों की संख्या में उपस्थित विशिष्ट अतिथि, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि भारत ने आज हासिल की है जो इसीलिए संभव हो पाई क्योंकि भारत के नेतृत्व ने एक ऐसा बड़ा संकल्प लिया कि हाइड्रोजन की पूरी टेक्नोलॉजी देश में विकसित करेंगे और आज ये दिन उस संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इस उपलब्धि के साथ भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां हाइड्रोजन ट्रेन की पूरी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी को अगर साधारण भाषा में समझें, पानी से हाइड्रोजन बनता है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के द्वारा। यहां जींद में हाइड्रोजन बनाने का एक प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं,
एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे, यानी पानी से चलना और पानी की बूंदों से वापस केवल वही उसमें से वाष्प निकलना। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूं। हैदराबाद के एक स्कूल में कथित तौर पर 6 वर्षीय छात्र को कलमा और सूरह अल फतिहा याद करने का होमवर्क दिए जाने के मामले में तूल पकड़ लिया है और इस विवाद को लेकर बसपा नेता और अधिवक्ता करुणा सागर ने पुलिस पर हम मामले को दबाने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा है कि शिकायत दर्ज कराने की मांग करने पहुंचे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और एफआईआर दर्ज करने में देरी की और करुणा सागर का दावा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जिला प्रशासन, पुलिस आयुक्त और जिला शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट तलब किए जाने के बाद ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उन्होंने सवाल उठाया कि क्या 6 साल के बच्चे इस तरह का होमवर्क देना उचित है और पुलिस स्कूल को बचाने की कोशिश क्यों कर रही थी। ये सक्सेस स्कूल का कन्वर्शन, जो कॉन्स्पिरेसी को सक्सेसफुली क्लोज करने का जो पुलिस का प्रयास था, उसको क्वेश्चन करने के लिए कल जब हम और हमारे साथ बहुत लोग जाके पुलिस से एफआईआर नहीं दर्ज किया, क्यों नहीं दर्ज किया इसके लिए पूछने गए, तो आंसर देने से मुकर के पुलिस डिपार्टमेंट ने हाई हैंडेडली हमें और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करके डिफरेंट पुलिस स्टेशन में जाने। जब मुझे पता चला कि पुलिस वाले के दबाव से जो बच्चे का फैमिली कंप्लेंट विड्रा करने का सोच में थे, तो मैं पर्सनल कैपेसिटी में भी सैदाबाद पुलिस स्टेशन में सक्सेस स्कूल के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज किया। मैं एक ही प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, क्या 6 साल का बच्चे को कलमा सीखने का और सूरह अल फतिहा सीखने का लिए होमवर्क स्कूल एक्टिविटी देना गलत है या नहीं पुलिस डिपार्टमेंट के गाइडलाइंस में? क्या कुरान एसएससी सिलेबस में है, वो स्कूल है या मदरसा है? ये प्रश्न पूछना क्या गलत है? मैं एक ही बात पूछना चाह रहा हूँ, कल का जो एपिसोड है, जो कल का ये प्रोटेस्ट और पूरा जो मामला बाहर आया, जब जाके आफ्टर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को नोटिस भिजाए कि क्या हुआ, उसमें क्या कार्रवाई की और रिपोर्ट भेजाने का। उसके बाद ये पूरा प्रेजेंस के बाद कल रात पुलिस ने बच्चे का नीस का कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज की, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और बीएनएस के तहत क्राइम 238 ऑफ 2026 कल रात को कही। इतना देर आखिर पुलिस वालों को क्यों लिए? इतना बड़ा मामला था, एक कॉन्स्पिरेसी थियरी थी, उसको बस्ट करने के बगैर पुलिस वाले सक्सेस स्कूल को क्यों शीट कर रहे थे? ये पुलिस आंसर करना है। बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के पूर्व प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई महीने से पार्टी में उनका लगातार अपमान किया जा रहा था और शिकायत के बावजूद उनकी बात नहीं सुनी गई। और मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि उन्होंने तेजस्वी यादव को भी अपनी नाराजगी से अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी में कुछ नेता इतने प्रभावशाली हो गए हैं कि उनकी वजह से समर्पित कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिल रहा है। और तिवारी ने यह भी कहा है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने हमेशा उनका सम्मान किया, लेकिन मौजूदा हालत में पार्टी से अलग होना ही उनका पास आखिरी विकल्प था। क्यों ऐसा किया? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल जो सबसे जब बुरे दौर में थी
तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 2014 में बुलाकर प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी की जिम्मेवारी हमें दी थी। हमने उस जिम्मेवारी का निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ पालन किया, उस दायित्व का निर्वहन किया और राष्ट्रीय जनता दल जो 22 में करीब 10 विधायक टूट गए थे, उस दौर से लाकर 80 विधायकों की पार्टी आरजेडी बनी। इसके बाद 75 विधायकों की पार्टी बनी। आप सब लोग गवाह हैं इस बात के कि मृत्युंजय तिवारी ने प्रमुखता से अपनी पार्टी के नेताओं को की बातों को, विचारधारा को आगे बढ़ाया। लेकिन पार्टी ने मेरे साथ जो सलूक किया, एक निष्ठावान कार्यकर्ता, ईमानदारी से जिसने पार्टी के लिए काम किया, वो अब धैर्य की सीमा जवाब दे गया। कुछ लोगों ने लगातार पिछले 7-8 महीनों से अपमानित करने का प्रयास किया। हमने पार्टी के कई सीनियर नेताओं से इस बात की शिकायतें की। सब लोग ने आश्वासन दिया कि हम बात करेंगे। हमने तेजस्वी जी को कहा कि देखिए इस तरह से नहीं चल सकता है। तेजस्वी जी भी कोई संज्ञान नहीं लिए और कुछ लोग पार्टी में अपने को इतना बड़े समझ रहे हैं कि उनके सामने तेजस्वी जी की भी नहीं चल रही है। तो हमारे जैसे निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता के लिए अब आरजेडी पार्टी के पद से त्यागपत्र देने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था। घुट घुट कर रोज जीने से अच्छा था कि हम अपने को अपना रास्ता अलग कर लिए। हमने आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी और तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने यह स्पष्ट कह दिया कि अब हमारा बर्दाश्त के बाहर है। हम पार्टी से त्यागपत्र दे रहे हैं, कल उनको पत्र दे देंगे। तेजस्वी जी को सोचना पड़ेगा कि इस तरह से दिशाहीन होकर राजनीति नहीं होती है। पार्टी की क्या दशा है, क्या दिशा है, कार्यकर्ताओं को क्या सम्मान है, कौन पार्टी को दीमक की तरह चाट रहा है, ये सब देखना होगा। हमने पार्टी से सुई का एक नोक नहीं लिया, एक पैर पर खड़ा होकर पार्टी के लिए काम किया। लेकिन पार्टी ने सम्मान भी नहीं दिया, तो फिर हमारे पास क्या था? हम मजबूर हो गए पार्टी छोड़ने के लिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने पूरा सम्मान दिया। तेजस्वी जी ने भी कभी सम्मान में कमी नहीं की, लेकिन तेजस्वी जी इसके इशारे पर चल रहे थे और स्पष्ट कह रहे थे कि जो वो कहेगा वही होगा। तो फिर हमने सोचा कि अब फिर न्याय मुझे नहीं मिल सकता है, क्योंकि अब आदरणीय लालू। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और कोलंबिया से आए भक्त नित्य नंदरम ने कहा है कि भगवान जगन्नाथ पूरे विश्व के भगवान है और उनकी कृपा पाने के लिए वे इतनी दूर से पुरी आए हैं। उन्होंने कहा है कि रथ यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जो श्रद्धालु मंदिर के भीतर दर्शन नहीं कर सकते, उनके लिए स्वयं भगवान रथ पर विराजमान होकर बाहर आते हैं और सभी को दर्शन देते हैं। उन्होंने इसे भगवान जगन्नाथ की असीम करुणा और रथ यात्रा की सबसे अनोखी परंपरा बताया। Yeah, we are coming from Colombia to get the mercy of Lord Jagannath. Lord Jagannath is the Lord of all over the world, and all devotees coming from all around the world. We are coming very far from Colombia, South America, and we are very happy to be here in Jagannath Puri, Purushottam, with all the Vaishnavas, all the devotees taking the darshan of Lord Jagannath. Jai Sisi Jagannath, Subhadra Balarama Ki Jai! You have participated in the chariot pulling festival? Yeah, we are here today for pulling the car. Yesterday not possible because too much people, but now we are waiting to start again. By the mercy of the Lord, He didn't finish yesterday the yatra, so we will start all for the pulling of the car. You have not allowed to the mandir in other time, but now the Jagannath. That's the beauty of Lord Jagannath in Jata Yatra, that for all the devotees who cannot go inside the mandir, He's coming out to get His darshan. That's the beauty. That is why it's so special for us to come to Jagannath
for Ratayata, because we cannot go inside. We respect that. That is the mercy of the Lord. But He's going out to give us His beautiful face, lotus face for us. Okay. Jai Jagannath. पश्चिम बंगाल की राजनीति में अभिनेत्री कोयल मालिक के इस्तीफे को लेकर सियासत तेज हो गई है। बसपा नेता किया घोष ने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस में सामान्य और ईमानदार लोगों के लिए जगह नहीं बची है, इसलिए कोयल मालिक को पार्टी छोड़नी पड़ी। वही कोलकाता एयरपोर्ट के पास वंकड़ा मस्जिद को स्थानांतरित किए जाने के विरोध पर भी किया घोष ने विपक्ष पर निशाना साधा और उन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षा के मद्देनज़र शुरू की और की गई प्रक्रिया कर कुछ और राजनीतिक दल और लोगों के अल्पसंख्यक समुदाय को भड़काकर विवादित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बसपा नेता ने कहा है कि यदि प्रदर्शन की आड़ में कानून व्यवस्था बिगड़ने या हिंसा फैलाने की कोशिश हुई तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही उन्होंने पुलिस से भड़काऊ गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। हर दिन नया जख्म ममता बनर्जी के लिए। तो आप सोचिए, कोयल मल्लिक जैसे एक्टर जो बहुत पॉपुलर है, बहुत जनप्रिय है, तो उनको भी छोड़ना पड़ा क्योंकि ये चोर की पार्टी में कोई नॉर्मल इंसान रह नहीं सकते। ये चोर की पार्टी में जो चोर उचक्के हैं वही रह सकते हैं। तो कोई भी भद्र लोग, जिसको कहते हैं भद्र लोग, भद्र महिला, ममता बनर्जी की पार्टी में टिक नहीं पाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया है। ममता कुछ दिनों से तो आज वो एयरपोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। ये क्या महज इत्तेफाक है कि जो लोग जो कहे थे कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये जो मस्जिद है इसको शिफ्ट किया जा रहा है, सुरक्षा को ध्यान रखते हुए पिछले कोई सरकार जो कदम नहीं उठाए थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया है। तो ये बहुत शांत रूप से हो रहा है। ये कुछ लोगों को या कुछ पॉलिटिकल पार्टी को ये शायद पसंद नहीं है, इसीलिए वो लोगों को उकसा के, जो अल्प समुदाय है उनको उकसा के ऐसे कोई प्रोटेस्ट की नाम देके वो फिर से वहां पर अशांत होने करना चाहते हैं। लेकिन सबको याद देना चाहते हैं कि हमारी सरकार ऐसी सरकार है कि अभी गुंडा दमन बिल भी पास हो चुका है। तो प्रोटेस्ट के नाम पे अगर कोई लोगों को उकसाने का काम करेगा, वहां के जो सामान्य जो जनता है उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कोई तोड़ फोड़ करेगा, उसके लिए सरकार तैनात होगी। एयरपोर्ट जैसे सेंसिटिव जोन के सामने गेट नंबर 7 के पास वो प्रोटेस्ट करेंगे, कितना जायज है ये बिल्कुल जायज नहीं है। इसीलिए तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जब पूरी बात हो चुकी है, तृणमूल के जो एक्स एमएलए थे वो उन्होंने भी कहा है कि इनको होने दीजिए, ये होना चाहिए। अब जाके इमाम भी कहे थे कि हमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा था। रनवे के बिल्कुल पास जो मस्जिद और उसमें सामान्य लोग जो मुसलमान संप्रदाय के नमाज अदा करने के लिए जाते थे, तो उसमें वो लोग जाते थे, लेकिन उनके आड़ में अगर कोई आतंकवादी घुस जाए तो क्या हो सकता था। अब सोच लीजिए, बहुत बड़ी सुरक्षा की यहाँ पर एक फ्लॉ थी, जो हमारी सरकार 2 महीने के अंदर इसको निपटने की कोशिश उन्होंने किया, हल ढूंढा। तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है, ये इतना शांत तरीके से ये काम हो रहा है, उकसाने की काम कर रहे हैं। जो भी उकसाने की काम कर रहे हैं उनको भी पुलिस में दरख्वास्त करती हूँ कि उनको ढूंढे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट के नाम पे लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं, ये भी बंद होना चाहिए। हैदराबाद के एक स्कूल में कथित कलमा होमवर्क विवाद पर अब कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव ने कहा है कि यदि किसी शिक्षक द्वारा बच्चों को जबरन कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया तो यह गलत है। उन्होंने कहा है कि धार्मिक आस्था का सम्मान सभी को है, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी धर्म को थोपना उचित नहीं है। हनुमंत राव ने राज्य सरकार से
मामले को गंभीरता से लेने और सभी स्कूलों में ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की सुनिश्चित करने की मांग की और साथ ही उन्होंने शिक्षक को निलंबित करने की कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में कानून व्यवस्था और बच्चों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। Telangana, that to Hyderabad surrounding, there is a Muslim teachers, they are forcing to kalma, means that is they're religious. That issue also to give a lesson to the children. By forcefully they are giving, but this is not correct. Government take seriously on this thing. Not only that, if you starting tomorrow Hindu sentimental, also they will start something. It is anarchy. It is a cosmopolitan country. It is a secular country. Everybody have got their own. They can do anything, their houses, but not in a education institute. I hope definitely seriously taken by the Home Department and not to take this type of attitude. And I request to the Honorable MIM ministers, MIM MPs and MLAs, kindly, if unnecessary, new problem will start. And children, if anybody they want to kalma, they can read it to their houses. That nobody can question. But in school, you are forcefully kalma should read. This is not correct. So tomorrow other religious also will start this should read. In school, whatever the the school education, they will continue. But this type of activity should stop. And I am congratulating the Home Department, police, they immediately suspended. In future, they can take this issue seriously. I request MLAs of MIM and also MP Azharuddin, I am requesting this type of, if anybody can read it to their houses, nobody can question. But the forcefully children can to read this kalma, this is not correct. It is a forcefully, you should not put him in any. Already children are studying their education, and putting this is also more burden, and also it is a problem for other children. Somebody will say that I won't read it kalma, so you are taking forcibly. This is not correct. This type of activity, it is Hyderabad and new city also came, and lot of development are going on in Telangana. This type of activity, it is problems will create, land order problem will create, and children also will suffer. I will request the Home Minister and Chief Minister, Honorable Revant Reddy, on this issue very strictly to. संसद के आगामी सत्र से पहले परिसीमन के मुद्दों पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि पार्टी ने परिसीमन के मुद्दों पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पहले भी पत्र भेजा गया था और अब दोबारा यह मांग उठाई गई है। और प्रमोद तिवारी ने कहा है कि महिलाओं के आरक्षण पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट है, लेकिन यदि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन लागू करने की कोशिश की गई तो कांग्रेस उसका विरोध करेगी। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, हम लोगों ने तय किया है डिलिमिटेशन का, ये अलग अलग बुला के दलों से बात ना करें, सर्वदलीय बैठक बुलाएं और सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे को रखें। ये पत्र पहले भी गया था, राहुल जी खड़गे साहब ने इसे दोबारा तय करके भेजा भी है, दोनों नेता प्रतिपक्ष। मुझे दावे के साथ मैं कह रहा हूं, न लोकसभा न राज्यसभा में कल बहुमत था, न आज बहुमत है और न बहुमत होगा। हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है। महिला आरक्षण पे हम कल भी साथ थे,
आज भी साथ हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन महिला आरक्षण के नाम पे जो ये बेईमानी या कलंकित किया जा रहा है इतिहास को, डिलिमिटेशन लेके आएंगे, तो न कल इनके पास बहुमत था, न आज बहुमत है, न कल होगा। हम पुरजोर विरोध करेंगे। इन्हें जो उम्मीद है कि कुछ दल साथ देंगे, तो उन्हीं का तो मुख्य विरोध था, तो वो कैसे फंदा अपने गले में डाल लेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, जब आप लोगों ने कल इस बात को कहा, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इनकी इंडिया अलायंस जो है उनमें आपस में ही कोई तालमेल नहीं है, पार्टियां दूसरी पार्टी पे विश्वास नहीं करती, यहाँ तक कि एक सांसद दूसरे सांसद पे विश्वास नहीं करता। अरे छोड़िए, इंडिया अलायंस पे सबको एक दूसरे पे विश्वास है। विरोध पक्ष में भी कुछ मुद्दों पे आम सहमति है। मैं कह दूं सुधांशु जी, तैयारी कर लो, बेल्ट बांध लो, बहुत जल्दी एनडीए टुकड़ों में हो जाएगा और आपकी सरकार 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। सर, आप लोगों के एजेंडे क्या रहेंगे, विपक्ष किस तरीके से देखता है, क्योंकि फिलहाल के लिए इतना ही। तथा बने रहे हम बिल टीवी भारत के साथ।